हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज का जो वीडियो होगा उसका जो आउटकम होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी के बीच में क्या अंतर होता है। उसके बाद इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी के बीच में क्या अंतर रहता है। हम लोग देखेंगे इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी कैसे दूसरे से अलग अलग हैं। जनरली ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म होते हैं ये दोनों लेकिन अलग अलग होते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, तो जो प्रोडक्टिविटी हमारी होती है उसके कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, मतलब इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी कम या ज़्यादा होती है। उसमें दो टाइप की होगी, पढ़ेंगे हम लोग, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जब पढ़ें तो एक नोटबुक जरूर रखें अपने पास, जिससे जो मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट लगे आपको वो आप खुद से नोट कर लें। उससे होगा क्या, अगर आप अगर पढ़ने के साथ वीडियो लेक्चर देखने के साथ कुछ नोट्स भी बना रहे हैं तो ये एक्टिव लर्निंग के फॉर्म में आता है। कहने मतलब है जो चीज़ें आप जो पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रहती है। अगर आप केवल इस वीडियो को केवल देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो का केवल 40 से 50% ही ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का नोट्स बना के पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपनी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, मतलब आप अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आप 60 से 70-80% तक आप इसकी जो कंटेंट है उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं, चलते वीडियो में क्या है। तो इसमें पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के बीच में अंतर क्या है। प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के बीच में क्या अंतर होता है उसको समझेंगे। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आउटपुट इन रिलेशन टू इनपुट। कहने का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी जो होती है वो स्वतंत्र नहीं होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो हमेशा इनपुट पे डिपेंड करती है, राइट। जैसे प्रोडक्टिविटी को हम लोग मेजर करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है प्रोडक्टिविटी होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेरियस आउटपुट और इनपुट क्या होते हैं। आउटपुट में आपका नंबर ऑफ जॉब्स हैं, कितने आपने बनाए हैं, आपने कितने घंटे दिए हैं किसी जॉब को करने में, यह आपका आउटपुट हो जाएगा। इनपुट में आपका समय भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वेरियस चीज़ें मैंने डिस्कस की है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए कोई सर्विस स्टेशन है, तो वहाँ पे हमें पता चला कि 100 बाइक्स हैं। जो सर्विस स्टेशन है वहाँ पे 100 बाइक्स जो हैं एक वीक में सर्विस की जाती है। तो उसकी जो इसकी प्रोडक्टिविटी होगी 100 बाइक्स पर वीक हो जाएगी, राइट। उसी तरह परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस कंसिडर्स ओनली आउटपुट। परफॉर्मेंस जो होता है केवल आउटपुट से मतलब रखता है। कहने का मतलब है अगर आउटपुट दे रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर आउटपुट आप नहीं दे रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बेकार होगी, मतलब अच्छी नहीं होगी। इसको मेजर करते हैं बाय परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर मान लीजिए कोई मशीन इक्विपमेंट जो वर्क कर रही है या कर रहा है तो उसकी जो परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर करते हैं बाय परफॉर्मेंस इंडेक्स। वो होता क्या है, एक्चुअल वर्क डन अपॉन एक्सपेक्टेड या फिर स्टैंडर्ड वर्क। मतलब कि ये रेशियो होता है एक्चुअल वर्क डन और एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड वर्क के बीच का रेशियो होता है। ये हमको बताता है कि हाउ अ पर्सन परफॉर्म द गिवन टास्क। मतलब कि ये बताता है कि जो किसी पर्सन को ये टास्क दिया गया है उसको कितनी इफेक्टिवली उसने परफॉर्म किया है। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ यू आर गिवन टू राइट 10 ईमेल एंड यू राइट ओनली 6 देन योर परफॉर्मेंस इंडेक्स इज 0.6। कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर आपको किसी ने कहा कि आप 10 ईमेल लिखिए, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल आप लिखिए, और आपने क्या किया, केवल उसमें से आपने 10 आपको दिया गया था, मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया गया था, आशा लगाई गई थी कि आप 10 कर लेंगे,
लेकिन आपने विद इन समय में केवल जो गिवन समय था उसमें केवल आपने 6 परफॉर्म किए हैं, मतलब 6 ईमेल लिखी है, तो आपका जो परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा वो 0.6 के आसपास होगा। अगर आपने एक भी ईमेल ना लिखा होता, अगर 0 ईमेल रिटर्न किया होता तो आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स कितनी हो जाएगी? आपसे एक्सपेक्ट कितना किया जाए? 10 की, लेकिन आपने किया कितना है? आपने कितना किया है? 0 किया है, तो आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, राइट। तो ये होता है आपका प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के बीच में डिफरेंस होता है। इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग टर्म भी है। अब बात करते हैं इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी के बारे में। इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी होती क्या है? बात करें इफिशियंसी की, इट इज एबिलिटी टू डू समथिंग और प्रोड्यूस समथिंग विदाउट वेस्टिंग मटीरियल, टाइम एंड एनर्जी। कहने का मतलब है कि अगर किसी मशीन या फिर मैन की इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो जो उसको टास्क करने में जो रिसोर्सेज दिया गया है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। तो मतलब एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको जितना रिसोर्स दिया गया है, अगर उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो वो जो वेस्टेज है उसके द्वारा कम होगी, राइट। इट मेजर्स वेस्टेज ऑफ अ सिस्टम। इफिशियंसी जनरली क्या करता है? अगर किसी सिस्टम में कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके वेस्टेज को बताती है। अगर ज़्यादा इफिशियंसी होगी तो कम वेस्टेज होगा, अगर इफिशियंसी कम है तो ज़्यादा वेस्टेज होगा। सपोज मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको ग्राइंडिंग मशीन पे 10 जॉब करने हैं, 10 जॉब्स परफॉर्म करने हैं, राइट। आपको क्या करना है? आपको ग्राइंडिंग मशीन पे 10 जॉब्स को ग्राइंड करना है, और आपने क्या किया? 10 जॉब्स को ग्राइंड किया, और पता चला कि उसमें से क्या हुआ कि जो 7 जो ग्राइंडिंग्स थी वो आपकी सही थी, और जो 3 थी वो अनएक्सेप्टेबल थी। तो आपकी जो इफिशियंसी हो जाएगी वो हो जाएगी आपने कितना वर्क किया है और कितना अच्छा किया है। तो 10 आपने काम किया है और उनमें से आपने केवल 7 को ही सही किया है, तो आपकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 70% हो जाएगी। कहने का मतलब है पूरे जॉब का 30% आपने क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया गया, राइट। अब प्रोडक्टिविटी की बात करें, इट इज द रेट एट विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब ये रेट है, किस रेट से आप कर रहे हैं। कोई आपको टास्क दिया गया, आप जल्दी कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राइटिंग नंबर ऑफ मेल्स यूनिट टाइम, मतलब गिवन समय में आप कितने ईमेल लिख रहे हैं, या फिर एक यूनिट समय में मतलब 8 घंटे की आवर में कितने जॉब्स आप बना रहे हैं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी बताएगा। इट इज द मेजर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय 1 यूनिट ऑफ इनपुट। मतलब सेम वही है कि आउटपुट आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर आप 1 यूनिट इनपुट दिया जाए तो, राइट। ये आपका हो गया इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी के बारे में, राइट। ओके, अब देखते हैं फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं जो प्रोडक्टिविटी के। उसमें से पहला क्या, उसके 2 टाइप्स हैं। पहला कंट्रोलेबल और इंटरनल फैक्टर, अनकंट्रोलेबल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, राइट। इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर में प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, टेक्नोलॉजी फैक्टर होगा, मटेरियल एनर्जी फैक्टर होगा, ह्यूमन फैक्टर्स होंगे, वर्क मेथड्स होगा, मैनेजमेंट स्टाइल होगा, फिनेंशियल फैक्टर होगा, सोशियोलॉजिकल फैक्टर होगा। उसी तरह ही अनकंट्रोल फैक्टर में जिसके ऊपर आपका जनरली आपका कंट्रोल नहीं होता है, उसमें क्या होगा? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। उसमें बेसिकली हम लोग जो स्ट्रक्चर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक इकोनॉमिकल और सोशल के टर्म में। नेचुरल रिसोर्सेस
का जो फैक्टर होता है वो डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो कैसे इफेक्ट करती हैं प्रोडक्टिविटी की, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। तो चलिए वन बाय वन इस सबको डिस्कस करते हैं। बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स में। इंटरनल फैक्टर्स में पहला था आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसको समझेंगे क्या होता है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड रिडक्शन ऑफ आइडल टाइम इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। कहने क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, कोई चीज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, प्लांट डालते हैं। प्लांट में जैसे हो सकता है आपका सीमेंट का प्लांट हो, केमिकल प्लांट हो, राइट। तो उस प्लांट में वेरियस ऑपरेशंस होते हैं जिसमें कुछ समय लगता है, और कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें ज्यादा समय लगता है। कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो ऑपरेशन करते हुए भी नहीं, मतलब कि कहने मतलब वो बिना किसी ऑपरेशन को परफॉर्म किए हुए आइडियली पड़े रहते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं। तो ऐसे ये जो फैक्टर्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अगर कोई मशीन मान लीजिए आपने मार्केट से लाए हैं अपनी टेक्नोलॉजी, मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और उसका यूज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसको डिक्रीज करेगा। वो प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मेड इन एडवांसमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहने क्या मतलब है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ऐसे भी हो सकती है कि आप जो इक्विपमेंट लेके आए हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, उसके आइडल टाइम को रिड्यूस करें, और जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मार्केट में उनको प्रिक्योर करें। मतलब कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो आपके प्रोडक्टिविटी को, जो आपके इनपुट पर इनपुट, मतलब यूनिट इनपुट को अच्छी तरीके से आउटपुट में बदल ले जा रही हैं, आप उसको मंगाएंगे, राइट। तो इससे भी आपकी क्या हो जाएगी, आपके जो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज होगी। अब दूसरा देखते हैं टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। तो इनोवेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे इनोवेशन करेंगे, आप न्यू आइडियाज लाएंगे और उस काम को करने के नए मेथड्स लेके आएंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी आपके पास, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी जो दिए गए काम को कम समय में कर सकते हैं, जिससे उनका वेस्ट, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक ये रहता है कि वो अच्छा सा, मतलब उनकी वेस्टेज कम होगी मटेरियल्स की। ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑटोमेशन हेल्प्स टू अचीव इंप्रूवमेंट इन मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज एंड क्वालिटी कंट्रोल। कहने का मतलब है, अगर आप पहले जो मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज आप मैन से करवा रहे थे, अब उसको आप किससे करवाएंगे, कंप्यूटर्स ऑपरेटेड रहेंगे और मशीन से करवाएंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड आर, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी के फैक्टर्स हैं वो कि इसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब कि किन पे वो इसका इफेक्ट डाल सकता है। पहला, साइज एंड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। अगर आपका जो प्लांट है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आप, जाहिर सी बात है, आपके जो प्लांट होगा उसका साइज बड़ा होगा, उसकी कैपेसिटी भी बड़ी होगी। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी ओल्ड है तो आप अगर आपके पास टेक्नोलॉजी ओल्ड है तो हो सकता है कि आपका जो प्लांट का साइज और कैपेसिटी भी कम हो। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, अगर आप टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन सिस्टम में लेके आ रहे हैं, तो आपका जो मेन मटेरियल और मशीन है उसका एलोकेशन प्रॉपरली होगा, राइट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं तो आप उससे होगा क्या, आपका जो रिपेयर और मेंटेनेंस है उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी, जिससे आपको, और उससे होगा क्या, आपकी जो मशीन्स होगी वो लंबे समय तक चलेंगी और कम पैसे में। कहने का मतलब है कि बार बार उसको बनाने के लिए हमें मशीन्स को रोकना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी।
वेस्ट रिडक्शन, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो आपका वेस्ट का रिडक्शन होगा। कहना टेक्नोलॉजी से मतलब यह है कि आप आपके प्रोडक्शन सिस्टम में आप साइंटिफिक तरीकों को लेके आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी। बात करते हैं मटेरियल एंड एनर्जी। और आप सभी को पता है कि जो हमारा मटेरियल, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो अगर हमारा रॉ मटेरियल की हैंडलिंग अच्छी है तो अगर उसकी हैंडलिंग अच्छी है तो हमारा वेस्टेज कम होगा, स्क्रैप कम जरूरत होगा, स्क्रैप कम जनरेट होगा। अगर स्क्रैप कम जनरेट होगा तो जो बचा हुआ आपने जो सेविंग की है मटेरियल से, उससे आप नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इनपुट को कम करके आप अपने आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। मटेरियल एंड एनर्जी में क्या होगा, कंट्रोल एंड वेस्टेज ऑफ स्क्रैप होगा, जो मैंने बता दिया। इफेक्टिव कंट्रोल होगा, और इसको आपको कंट्रोल करना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो रिक्वायरमेंट अमाउंट में बने, ना ज्यादा बने ना कम बने, ना ही अंडर साइज बने ना ही ओवर साइज बने, राइट। ऑप्टिमम एनर्जी यूटिलाइजेशन एंड सेविंग, इसका क्या मतलब है कि आपके पास, जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि आप 10 किलोवाट की एनर्जी दे रहे हैं 100 यूनिट्स बनाने के लिए, और आपने क्या किया 9 किलोवाट यूनिट दिया और तभी भी 100 यूनिट्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका आउटपुट तो सेम है, लेकिन आपने इनपुट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। जो एक्स्ट्रा 1 यूनिट है उसका यूज हम लोग कोई ऑक्सिलरी यूनिट चलाने के काम में आ सकता है। अब बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में ह्यूमन का क्या फैक्टर रोल होता है। जैसे आप एक लाइन नोट करिएगा कि हैप्पी वर्कर इज प्रोडक्टिव वेक्टर। अगर कोई भी वर्कर है, अगर वो हैप्पी है तो जनरली वो क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन कॉम्पिटेंस एंड स्किल। अगर आपके पास कोई ऐसा ह्यूमन है, मतलब कि जो वर्कर है, अगर उसके पास स्किल है और कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिससे प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ट्रेंड लोग हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि उनको पता है कि चीजों को कैसे हैंडल किया जाए, राइट। ये हमारा हो गया ह्यूमन फैक्टर का। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम लोगों को देखेंगे 3 फैक्टर्स हैं, और भी होंगे, मैं केवल 3 डिस्कस कर रहा हूं। पहला स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, नेचुरल रिसोर्स, तीसरा गवर्नमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कि जो हमारा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है उसमें 2 पार्ट्स है, इकोनॉमिक चेंजेस एंड सोशल चेंजेस। इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर क्या होता है कि अगर इकोनॉमी में चेंजेस आ रही हैं किसी कंट्री के, तो उससे क्या होगा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होंगी उसको परचेज करने की पावर उनके पास होगी, तो उससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी रहेगी। कहने मतलब है कि अगर आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन होगा तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को देखकर प्रोडक्टिविटी क्या करेंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, इसका क्या मतलब है कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट है, अगर वो एग्रीकल्चर से उठकर इंडस्ट्री की तरफ भागेगा तो आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। सोशल चेंजेस में क्या करेंगे, सोशल मतलब सामाजिक चेंजेस, उसमें वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स, एजुकेशन, कल्चरल वैल्यूज, एटीट्यूड्स आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट प्ले एंड सिग्निफिकेंट रोल इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी। कहने क्या मतलब है, अगर कि जैसे खासकर इंडिया में देखा जाए तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, वो मैन की कंपैरिजन बहुत ही कम है। अगर इनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो हमारे पास लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट शॉर्टेज कम होगी, और इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। एजुकेशन लेवल का भी इस पे बड़ा इफेक्ट रहता है। कल्चरल वैल्यूज होते हैं, क्योंकि डिफरेंट कल्चर के लोगों की डिफरेंट प्रोडक्टिविटी होती है, राइट। ये हमारा क्या हो गया, सोशल चेंजेस हो गया, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी पे इंक्रीज इफेक्ट डालते हैं। बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की।
कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेस में आपका क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, मतलब आपके पास श्रम है या नहीं है। जहां पे आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है वहां पे लैंड या फिर एरिया है कि नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। ये हमारे प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। कहने मतलब है, अगर आपके पास मैन पावर, लैंड या फिर रॉ मटेरियल्स नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कहने मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, उन पे बहुत ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट किस रेट पे उस कंपनी को लोन दे रही है, जिससे क्या होगा कि वो रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, उनके ऊपर क्या टैक्सेस लगा रही हैं, पावर सप्लाई कैसे गवर्नमेंट दे रही है, रॉ मटेरियल की रिलीज कैसे हो रही है, ये बाकी सब प्रोडक्शन पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड कर सकता है। राइट, तो ये हो गया आपका हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स। राइट, तो ये हो गया। तो यहां पे एक समरी करता हूं मैं यहां से कि हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी में क्या फर्क है, वेरियस फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स। तो आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हाँ, और आप लोग इसको नोट्स बना के पढ़िए। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, चीजों को लिखेंगे नहीं, तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ में आया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।